क्लास 8th चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोई। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. ऐसे ही बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर आप उसको माइक्रोब्स भी कह सकते हो। For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish-white pelts. Observe these pelts through a magnifying glass. इसमें आप लोगों ने रेनी सीजन में आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्रेड होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और उनके ऊपर वाइट कलर के जो ग्रेनिश होते हैं वो लग जाते हैं। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व, ये चीज़ आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा मैग्नीफाइंग ग्लास से, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। आप लोग को छोटे छोटे काले कलर के स्ट्रक्चर दिखेंगे। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर? क्या आप जानते हो यह कौन से स्ट्रक्चर है? आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम? और ये सारे कहाँ से आते हैं? माइक्रोब्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है दोस्तों जिसे आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिफाइन हो गया है। दोज ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी विथ आवर नेक्ड आई इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपका डिफाइन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ओके, तो अगर आप चाहो तो इसे अपने एग्जाम में डिफाइन लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है यहाँ से आपका 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होता है। एक्टिविटी है आप लोग की 2.1 और 2.2 की। वैसे तो ये कोई काम की नहीं है लेकिन मैं आप लोग को पढ़ा दे रही हूँ। कलेक्ट सम मोइस्ट सॉइल। आप कुछ मोइस्ट सॉइल कलेक्ट करो फ्रॉम द फील्ड, आपके मैदान में से। इन अ बीकर, एक बीकर लो, उसमें उसको भरो और उसमें पानी डाल दो। आफ्टर द सोइल पार्टिकल हैव सेटल्ड डाउन। थोड़ी देर बाद जो सोइल जो पार्टिकल होंगे, जब उसमें पानी डालोगे तो सोइल के जो पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? आप उस बीकर को जब आप उसमें पानी डालते हो और वो जब मिट्टी जब बैठ जाती है तो उसको एक माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो। आप क्या देखते हो ये आपको बताना है। ठीक है, आपको जो ऑब्जर्व करो वो अगर आप चाहो तो ये सारी एक्टिविटी कर सकते हो। एक्टिविटी 2.2, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। पानी के कुछ ड्रॉप्स लो, यानी कुछ बूंदे लो फ्रॉम अ पॉन्ड, कोई भी आप पॉन्ड में से। स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। इसको ग्लास स्लाइड पे जो उसको स्प्रेड मतलब उसका छांटा मारो और आप ऑब्जर्व करो कि माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो आपको क्या दिखता है। ये आपका 2.2 था। फिर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। क्या आपने कभी पाया है आपके आजू बाजू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं। These observations show that water and soil are full of tiny organisms. ये ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको दिखाएगा कि पानी, वाटर और सोइल दोनों में फुल्ली मतलब पूरा टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं। छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते ना, वो पानी में और तो और सॉइल में भी होते हैं। Through not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. ये तो इतने छोटे होते हैं साइज में जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। सो सम ऑफ दीज सच एज द फंगी, उसमें से एक फंगी भी है जो ब्रेड पे होता है। कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जो फंगी होता है वो ब्रेड पे होता है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। अगर हम लोग उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो ही हमें उसके ऊपर पता चलेगा कि इसके ऊपर फंगी है।
other cannot be seen without the help of microscope. That is why these called आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स. तो उतने छोटे होते हैं कि हम उसको माइक्रो और मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, फिर माइक्रोस्कोप से भी आप उसको नहीं देख पाते हो. तो ऐसे चीज़ को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है. दिस ग्रुप आर, और ये ग्रुप है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, अलगे. ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके एग्जाम में पूछेगा भी. तो आपको क्या लिखना है? दीज आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, अलगे. ठीक है, 4 कैटेगरी है. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 और 2.4. इसमें से कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो 2.1 और 2.4 फिगर फिक्स में हमको देखने को मिलेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका 2.1 है. 2.1 में आप लोग को बैक्टीरिया दिखाया गया. आप देख सकते हैं बैक्टीरिया जूम करके दिखाया गया है. देख लीजिए, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं. और 2.2 में यहाँ पे आप लोग को अलगे, और अलगे इस तरह से होते हैं. जो मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई है, वो 4 कैटेगरी मैं आपको दिखा रही हूँ. उसके फिगर आप लोग को आपके बुक में दिए गए हैं. पहला कैटेगरी तो हमारा बैक्टीरिया था, जो आपने देख लिया. दूसरा कैटेगरी है हमारा अलगे, इस टाइप का होता है हमारा अलगे. और तीसरा कैटेगरी आपका प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ देख सकते हैं आप. प्रोटोजोआ अमोइबा आ गया, पैरामोइसियम आ गया. अलगे में आ गया क्लैमिडोमोनस आ गया, स्पाइरोगाइरा आ गया. इसके बाद यहाँ पे आपका है एक फंगी. फंगी कुछ इस तरह का होता है, जैसे एस्परगिलस, पेंसिलियम, ब्रेड मोल्ड. ठीक है, ये आपके 4 कैटेगरी थे. इसके बाद है वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. They, however, reproduce only inside the cell of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. Some of the viruses are shown in 2.5. जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया उसी में आप लोग को दिखाया जा रहा है. देखो 2.1, 2.2, 2.3 और ये 2.4. ये है आप लोग का 2.5. ये देख सकते हैं आप वायरसेस. वायरस कुछ इस प्रकार के होते हैं. ठीक है, वायरस में देख सकते हैं, ये दो आपको दिए गए हैं पिक्चर. देख लीजिए, आपका वायरस है. आपके बुक में सारे पिक्चर ऑलरेडी दिए गए हैं, आप उसमें से देख सकते हो. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस. वायरस से ही हमको कफ होता है, सर्दी होती है. ठीक है, सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस. सीरियस डिसीज भी जो होते हैं हमारे, वो पोलियो जैसे हो गया, चिकन पॉक्स हो गया है, ये सब भी हमको वायरस से ही होते हैं. डिसीज जैसे डायसेंटरी और मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. वेरियस टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको हम टीबी फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, और बैक्टीरियल डिसीज. बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन सा है? टाइफॉइड और ट्यूबरक्यूलोसिस. प्रोटोजोआ के डिसीज है डायसेंटरी और मलेरिया. यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लास 6 एंड क्लास 7. आप लोगों ने क्लास 6 और क्लास 7 में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. इसके बाद आप लोग का आ जाता है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव. कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं और हमको कहाँ पाए जाते हैं. ये है आप लोग का 2.2 है. 2.2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल है. ठीक है, लाइक जैसे बैक्टीरिया हो गया, कुछ अलगे हो गए, प्रोटोजोआ हो गया, और मल्टी सेलुलर. Such as many algae and fungi, they live in all types of environment. वो हमारे आस पास, ऊपर नीचे, पानी में, लैंड में, सैंड में, सब जगह रहते हैं. रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग. ठंडे चीज़ से लेकर गर्म चीज़ तक. स्प्रिंग सीजन में, आइस कोल्ड में, डेजर्ट में, मर्सी लैंड में, हर जगह रहते हैं. डेजर्ट इतनी गर्म ज़मीन है, वहाँ पे भी रहते हैं. कश्मीर में इतनी ठंडी है तो वहाँ पे भी रहते हैं. हर जगह रहते हैं ऑलमोस्ट. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज. वो बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं. एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन. एनिमल्स चाहे ह्यूमन्स, दोनों के अंदर बैक्टीरिया तो पाए ही जाते हैं.
माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप सोच ले, जब हमारे भी शरीर में पाए जाते हैं तो वो तो हर जगह ही होंगे एनवायरनमेंट में। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहीं अदर से एग्जिस्ट फ्रीली कहीं और भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग का 2.3 स्टार्ट होता है। 2.2 में हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ लिव करते हैं, कहाँ सर्वाइव करते हैं, कहाँ रहते हैं। और 2.1 में हम लोगों ने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनकी कैटेगरी क्या थी। बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, और फिर अलगे हो गया, वायरसेस। इन सब के पिक्चर भी हम लोगों ने इसमें देखे थे। तो स्टार्ट होगा अब 2.3, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लिव्स। हमारे ज़िंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ उनके फ़ायदे भी होते हैं। इन मेनी वेज वेरियस सम अदर आर हार्मफुल, वो हमारे लिए जितना ही नुकसानदायक उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। एंड कॉज डिसेस, वो हमारे लिए बीमारी भी पैदा करती है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे यूजफुल कैसे आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस पे यूज होते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, वो कढ़ी बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में यूज होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस गैस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अल्कोहल सिंस एड्स ये सब बनाने में भी वो यूज होता है, प्रोडक्शन करने में। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट से हो गया, जैसे वेजिटेबल पील्स हो गया, रिमेन ऑफ एनिमल हो गया, फेसिस हो गया, ये सब जो एनिमल के जो डेड बॉडी होते हैं वो भी वही लेके जाते हैं, वहाँ से साफ कर दें। और एनिमल्स के पीस हो गए, रिमेन ऑफ एनिमल्स हो गए, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, याद करो बैक्टीरिया जो है वो मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ बनाने में भी यूज होती हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर यानी खेती में जो मिट्टी होता है उनकी अच्छी तरह से उनका जो मिट्टी होता है उसको ऊपर नीचे टर्न एंड लूजन करने में भी वो उनका मदद होता है, फर्टिलिटी अच्छे से करने में। बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन फिक्स करने में भी वो मदद करते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड और ब्रेड, अब वो लोग कर्ड और ब्रेड किस तरह से बनाते हैं, उसमें उनका कैसे यूज होता है वो बताया जाएगा। यू हैव लर्न इन क्लास 7th, आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा, दैट मिल्क इज टर्नड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, दूध जो है वो कर्ड में बदल जाता है। जैसे वो किसकी मदद से बनता है, बैक्टीरिया की मदद से ही बनता है। यहाँ पे पहेली है, वो क्या बोल रही है। आई सो दैट माई मदर एडेड अ लिटल कर्ड टू वार्म मिल्क, मैंने देखा था कि मेरी मम्मी जो है वो लिटल कर्ड को वार्म मिल्क गरम दूध टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, गरम दूध करके दूसरे दिन के लिए रख दिया कर्ड बनने के लिए। तो आई वंडर, मैं चौंक गई, क्यों। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड जो है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन करता है। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इससे बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, ये जो है वो मिल्क के अंदर मतलब मिल्क के अंदर बहुत सारे जो बैक्टीरिया होता है वो होते हैं, इसकी वजह से वो कर्ड बन जाते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, बैक्टीरिया चीज़ बनाने में भी यूज होता है, अचार बनाने में भी यूज होता है, और खाने के कई आइटम्स बनाने में भी यूज होता है। और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, इसके इम्पोर्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा ये रावा यानी सूजी, इडली, भटूरा, इज कर्ड, ये सब कर्ड के जैसे ही है, इनमें भी मदद करता है। कैन यू गेस, क्या आप सोच सकते हो क्यों। बैक्टीरिया और यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन, बैक्टीरिया और यीस्ट जो होता है ना वो फर्मेंटेशन के काम में भी यूज होता है। ऑफ राइस इडलीस, चावल की इडली बनाने में और डोसा का बैटर बनाने में।
इसके बाद आपका आता है 2.3 एक्टिविटी है। अगर आप एक्टिविटी करना चाहो तो कर सकते हो, मैं बता दे रही हूँ, लेकिन आप लोग का एक्टिविटी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं और ये कोई काम का भी नहीं है। चलो पढ़ लेते हैं। टेक 1/2 kg फ्लोर, आधा केजी फ्लोर मतलब आटा लीजिए, आटा या फिर आप मैदा ले सकते हो। ऐड सम शुगर, कुछ चीनी लीजिए, उसमें गर्म पानी ऐड कीजिए। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर उसमें ऐड कीजिए। नीड मेक अ सॉफ्ट डो, उसको सॉफ्ट डो में यूज के देखो, यहाँ पे आपको बताया गया है मैदा विथ ईस्ट पाउडर इसमें मिक्स किया गया है और इसका डो बनाया गया है, मतलब इसका डो बना दिया गया, उसको सान के अच्छी तरह से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे 2 घंटे में? डिड यू फाइंड द राइजिंग, क्या आप फाइंड करोगे कि जो डो है वो बढ़ रहा है? आपने थोड़ा सा बनाया था और वो थोड़ा थोड़ा करते करते, मान लो आपने ये बाउल लिया, इसमें आप लोगों ने सिर्फ इतना ही आप लोगों ने आपका आटा हुआ है, लेकिन बढ़ते बढ़ते आपका जो डो है वो इतना आ गया। हाँ, ऐसा होता है। मान लो आपने इडली या फिर डोसा का बैटर बनाया होगा ना, तो आप उसमें भी देख सकते हो कि अगर आपने 1 2 3 घंटे के लिए रखे होंगे तो वो भी फूल के बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका आंसर आप हाँ लिख सकते हो, या फिर आप जो ऑब्जर्व करो आप वो भी लिख सकते हो। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली, ईस्ट जो होता है बहुत ही जल्दी काम करता है। अनप्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो, और उस डो में जो आपने साना है उस डो में बबल्स पैदा करता है और इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और इसके जो वॉल्यूम उसके जो मात्रा होती है उसको बढ़ा देता है। जैसे कि आप 2.6 में देख सकते हैं, दिस इज द बेस ऑफ यूज ऑफ ईस्ट, ये जो है वो ईस्ट के कारण ही होता है। तो आप लोगों ने बेकिंग इंडस्ट्री देखे होंगे, जैसे ब्रेड हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, केक हो गया, वो सभी इसी तरह से बनाए जाते हैं, ईस्ट की मदद से ही बनाए जाते हैं। ये आपका 2.6 है, मैंने आपको पहले भी दिखा दिया, तो इसकी एक्टिविटी भी मैंने आपको पढ़ा दी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो काफ़ी मात्रा में अल्कोहल बनाने में भी यूज होता है। वाइन और एसिटिक एसिड बनाने में, एसिटिक एसिड यानी होता है विनेगर, ये सब बनाने में वो काम आता है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन इन अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट जो होता है वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन करता है अल्कोहल और वाइन में। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर, इस तरह से वो जो ईस्ट है वो नेचुरली शुगर जो है ग्रोन करता है। प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक, जो अनाज में होता है, जैसे बार्ली हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, क्रश्ड फ्रूट जूसेस हो गया, एक्सेट्रा, ये सब में। इसके बाद आप लोग का आता है एक्टिविटी 2.4, आप चाहो तो कर सकते हो। टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/2 विथ वाटर। 500 ml का बीकर लीजिए और उसमें 3/4 का उसमें पानी भर दीजिए। डिजर्व 2 से 3 टीस्पून 2 से 3 चम्मच उसमें शुगर ऐड कीजिए, उसको मिलाइए। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, उसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर यूज़ कीजिए टू द शुगर सॉल्यूशन, शुगर को मिलाने के लिए। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस, उसको गर्म जगह पे रख दीजिए 4 से 5 घंटे। नाउ स्मेल, अभी उसको स्मेल करो द सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन क्या है। कैन यू गेट अ स्मेल, क्या आपको कोई स्मेल आती है? ये आपको करके देखना है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। वैसे आपकी एग्जाम में एक्टिविटीज़ पूछे नहीं जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी आपका आगे। दिस इज अ स्मेल ऑफ अल्कोहल, जो आपको स्मेल आएगी ना वो आपकी स्मेल होगी अल्कोहल की। एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, शुगर जो है ना वो जो किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल बाय ईस्ट, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है ईस्ट के दौरान। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर, ये जो आपका फर्मेंटेशन का ये आपको प्रोसेस है, यहाँ से आपका प्रोसेस है, मतलब सॉरी डिफाइन है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट इज नॉन एज फर्मेंटेशन, आप ये डिफाइन लिख सकते हो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको डिफाइन वैसे भी लर्न करने होंगे, वर्कबुक में आपके इसके डिफाइन आए हैं। इसके बाद है आप लोग का लुईस पैस्ट्यूर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुईस पैस्ट्यूर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन का 1857 में। यहाँ पे आप उनकी पिक्चर देख सकते हो।
अब है आप लोग का मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दवाइयों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किस तरह से होता है और कैसे उसका यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट। आपने कभी भी, आप जब बीमार हो गए होंगे, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट देता है, कैप्सूल्स देता है, इंजेक्शन देता है, सच ऑफ पेंसिलियन। और किसके दौरान होता है? पेंसिलियन के दौरान होता है। यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया था, वापस दिखा दे रही हूँ। ये है आपका पेंसिलियन। डॉक्टर जो है वो पेंसिलियन के दौरान ही आपको इंजेक्शन देता है, कैप्सूल्स देता है, दवाइयाँ देता है, मेडिसिन देता है, ठीक है। इसके बाद होगा such as of penicillin, the source of these medicines in microorganisms. These medicine kill or stop the growth of disease. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो आपकी बीमारी को रोकते हैं और आपकी जो बीमारी होती है वो उसको बढ़ने से रोकते हैं। ये जो आपकी मेडिसिन वो जो देते हैं, और मेडिसिन खा के आप ऐसे में ठीक भी हो जाते हो। कसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। इस मेडिसिन को एंटीबायोटिक मेडिसिन कहते हैं, मतलब एंटीबायोटिक कहते हैं। दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। ये जो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होते हैं, एंटीबायोटिक जिससे बनते हैं, जिसका नाम है एंटीबायोटिक, वो बैक्टीरिया और फंगी के दौरान ही बनते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइलिन हो गया और अर्थ्रोमाइसिन हो गया, आर सम ऑफ देम कॉमन नोन एज एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ये कुछ तरह के एंटीबायोटिक है जो फंगी और बैक्टीरिया से बनते हैं। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिसेस। ये जो होते हैं वो अलग अलग डिसेस में, मतलब इनको रोकने में काम आते हैं। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विथ द फीड ऑफ लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक microbial infection in the animal. They are also used to control many plant diseases. कुछ पौधों के जो एनिमल के जो इन्फेक्शन होते हैं उसको भी ये ठीक करता है एंटीबायोटिक, और तो और प्लांट के जो डिसीज होते हैं उनको भी कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद है आप लोग का इट इज़ important to remember that antibiotics should be taken only the advice of the qualified doctor। और ये याद रखना कि आप कोई भी एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं तो आपको डॉक्टर से पूछकर ही, उसका डॉक्टर की एडवाइस लेकर ही, उसकी क्वालिफाइड जानकर ही आपको वो दवाई यूज करनी चाहिए। आप ऐसे ही कोई भी मेडिकल से दवाई मत लेना, आप डॉक्टर से पहले उसको पूछ लेना, इसके बाद आप वो दवाई ले सकते हो। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक। अगर आप एंटीबायोटिक लेते हो तो व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोसेस, तो आपको उससे कोई और इन्फेक्शन या फिर आपको उससे कोई और हार्मफुल डिसीज ऐसा ना हो, वो आपको जानकारी लेनी चाहिए डॉक्टर से। इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन द फ्यूचर। Also, antibiotic taken unnecessary may kill the beneficial bacteria in your body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses। यानी आप लोग को यही बताया जा रहा है कि आप कोई भी अगर दवाई लेते हैं तो आप डॉक्टर से पूछ कर ही ले, उनके उनका एडवाइस लेकर ही आप वो दवाई ले, उसको खाएं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है उसके कुछ अलग इन्फेक्शन भी हो सकते हैं आप लोग को। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है। वैक्सीन से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।